नौजरात वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं मियोसिस के बारे में। लेकिन जिस तरह से पिछली वीडियो हम लोग देखते आए हैं कि हमारी एक रिवायत बन चुकी है कि हम लोग टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ अपनी डिस्कशंस कर रहे होते हैं, सो दैट कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि हम लोग अगर पहले जान लेते हैं तो खास तौर पे सेल साइकिल का जो टॉपिक है, जो आपके पास चैप्टर है, वो आपको समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस वीडियो में भी हम लोग इस लेक्चर में भी वैसे ही करेंगे। कुछ अपनी पर्सनल डिस्कशंस को पहले करते हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और उसको सीखने के बाद, उसको सुनने के बाद हम लोग बुक की रीडिंग करते हैं कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ये जो डायग्राम सेल वाली बनी हुई है, या अगर आप लोग और से देखें तो बेसिकली ये आपको बता रही है कि किस तरह से मियोसिस होती है। वैसे हल्का सा मियोसिस का इंट्रोडक्शन जो कि मैंने थोड़ा सा गलत भी कर दिया था, वो मैंने आपको माइटोसिस वाले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर हल्का सा इसका अगेन ओवरव्यू करते हैं। तो देखिए, माइटोसिस इस किस्म की सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और डॉटर सेल्स के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट सेल के जेनेटिक मटेरियल से आधा हो जाता है। ये प्रोसेस नॉर्मली होता है मियोसिस के अंदर। अब सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मियोसिस है वो क्यों होती है, वाई। ठीक है, ये सवाल है कि मियोसिस क्यों होती है। अब हम लोग इसका प्रॉपर जवाब देखेंगे। देखें, जिस तरह से मैंने बताया कि लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डेथ। ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी कि लिविंग सेल्स को डिवाइड होना पड़ता है। और सेल डिवीजन कितने किस्म की होती है? 2 किस्म की। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। ठीक है, और अगेन अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो आपके पास 2 किस्म की रिप्रोडक्शन होती हैं। कौन कौन सी? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसी किस्म का कोई जेंडर इन्वॉल्व नहीं होता, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट अपनी कॉपी बना देता है। और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर 2 डिफरेंट जेंडर्स मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं और वो मिलकर एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अच्छा, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होती है? पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए होती है ताकि जो आपके पास जो नई ऑफस्प्रिंग बने उसमें वैरायटीज आ सकें, और जितनी ज्यादा किसी भी स्पीशी के अंदर वैरायटी आती है उतना ही ज्यादा उसके सर्वाइवल चांसेस इन द एनवायरनमेंट बढ़ते हैं। दैट्स वाई आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम ये थी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों जेंडर्स के जो सेल हैं उन्होंने मिलकर एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना था। लेकिन हमें पता है कि जो आपके पास नॉर्मल सेल, फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हमें पता है ना कि जो आपके पास ह्यूमन सेल्स है ना, हर एक सेल में यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसके ऑलमोस्ट हर सेल में कुछ सेल्स को छोड़कर आपके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेरेंट है, पेरेंट के सेल में आपके पास कितने क्रोमोसोम है? 46। एंड एज वी नो कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपके पास 2 पेरेंट्स होंगे, एक अगर मेल है दूसरा फीमेल, या फिर एक अगर फीमेल है दूसरा आपके पास मेल। अगर एक पेरेंट के सेल में आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो दूसरे पेरेंट के सेल में भी आपके पास 46 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन मसला ये है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नई रिप्रोडक्शन होगी, उसमें भी आपके पास 46 क्रोमोसोम्स ही होने हैं। तो अगर सिंपली हम लोग इन 2 सेल्स को मिला दें, क्योंकि होना तो यही है कि दोनों के दोनों पेरेंट सेल आपस में मिलेंगे और नई ऑफस्प्रिंग बनेगी, मिलना तो है। लेकिन इशू ये है कि अगर हम लोग इनको मतलब कि अगर इन दोनों पेरेंट सेल्स को P1 और P2 को मिला दें तो दोनों के अंदर 46 हैं, तो अगर 46 मिलेंगे तो 92 बन जाएंगे, यानी कि 92। और 92 क्रोमोसोम अगर आ गए तो वो तो एक एबनॉर्मलिटी बन जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मियोसिस करते हैं। मियोसिस के अंदर हम लोग जेनेटिक मटेरियल को हाफ करते हैं, बिकॉज मैंने बताया था ना कि मियोसिस इस किस्म की सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए और जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाए, ताकि ये जो नए डॉटर सेल्स हैं जब ये आपस में मिलें, यानी कि एक पेरेंट का डॉटर सेल, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी क्रोमोसोम हाफ थे, और दूसरे पेरेंट का जो आपके पास डॉटर सेल है जिसके अंदर भी, जो कि भी मियोसिस से बना है, जिसके अंदर भी क्रोमोसोम हाफ है, यू कैन से जेनेटिक मटेरियल हाफ है, जब वो मिलें, ठीक है, और नई ऑफस्प्रिंग सेल बने, ये आपके पास ऑफस्प्रिंग का सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम उतने ही हों जितने के पेरेंट सेल के अंदर हैं। दैट्स वाई आपके पास मियोसिस होती है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें इस ऑफस्प्रिंग को गौर से, तो अगर आप लोग इस ऑफस्प्रिंग को देखें तो इसके अंदर जो जीनोम है, तो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर जो आपके पास रेड वाला जेनेटिक मटेरियल था वो इस पेरेंट से आया है, और जो येलो वाला था वो इस पेरेंट से आया है। तो मतलब कि जो ये आपके पास नई ऑफस्प्रिंग बनी है, इट रिजल्ट्स जब आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई जिसमें से दोनों पेरेंट्स ने, यानी कि एक पेरेंट जो कि मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, दोनों ने हाफ हाफ जेनेटिक मटेरियल दिए और एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया। दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज कि ये आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है
वो आपके पास है मियोसिस का, क्योंकि मियोसिस इज द रीजन बिकॉज जिसकी वजह से आपके पास जेनेटिक मटेरियल हाफ होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रू आउट द जनरेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन कंजर्व्ड रहता है। यानी कि मेरे दादा में भी 46 क्रोमोसोम थे, मेरे अब्बू में भी हैं, मुझ में भी हैं, और मेरे बाद जितनी भी जनरेशन्स आएंगी उसके अंदर 46 क्रोमोसोम ही होंगे, बिकॉज मेरे अंदर मियोसिस हो रही है। या फिर जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस के नतीजे से जो क्रोमोसोम है या फिर जो जेनेटिक मटीरियल है वो हाफ हो जाता है। दैट्स वाई आपके पास मियोसिस होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस डायग्राम के पास। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है इस डायग्राम से पहले कि ये जो पेरेंट है, ये जो P1 है, ये पेरेंट कैसे बना होगा? यानी कि ये तो हमें पता है कि ये पेरेंट भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से बना है, लेकिन ये कौन सी रिप्रोडक्शन से बना होगा? क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होगा या क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होगा? ये सोचें। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एक बच्चे के जो पेरेंट होते हैं वो भी तो किसी के बच्चे होते हैं ना, है ना? मतलब कि उनके अंदर भी जो 46 क्रोमोसोम होंगे, उन 46 में से भी 23 एक पेरेंट ने दिए होंगे और 23 किसी दूसरे पेरेंट ने दिए होंगे। ये बात क्लिक किया आपने कि मतलब हर पेरेंट कभी ना कभी एक ऑफस्प्रिंग होता है, हर माँ बाप कभी ना कभी बच्चे होते हैं। तो मतलब अगर जो पेरेंट है उसने अपने जो 46 क्रोमोसोम लिए हैं, वो 46 क्रोमोसोम में से 23 एक पेरेंट ने दिए हैं और 23 दूसरे पेरेंट ने दिए हैं, मतलब कि 23 मेल ने और 23 फीमेल ने। ठीक है, अब सवाल मेरा ये है कि जब किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम आते हैं, ये तो हमें पता है कि 23 एक पेरेंट से आते हैं, मतलब कि हाफ एक पेरेंट से आते हैं और हाफ एक दूसरे पेरेंट से आते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन अब सवाल मेरा ये है कि 46 में से कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन से 23 गैमीट्स के अंदर जाएंगे? क्या रैंडमली हम लोग पिक कर लेते हैं कि यार ये 46 में से, मतलब रैंडमली थ्रो करते हैं कि यार ये 23 वहां जाते हैं, ये 23 वहां जाते हैं? क्या ऐसा होता होगा? या आपको लगता है कि कोई ओरिएंटेड एक प्रॉपर प्रोसेस होता होगा जिसमें से हम लोग खास किस्म के 23 क्रोमोसोम हम डिफरेंट किस्म के गैमीट्स के अंदर रखते हैं? डेफिनेटली ये कोई खास किस्म का प्रोसेस ही होगा, रैंडम प्रोसेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर रैंडम होता तो जो जेनेटिक मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कुछ ऐसा होती कि उसका जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग है वो किसी काम का ना होता। फॉर एग्जांपल, हमें पता है ना कि जितना भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होती है। तो अगर जब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते वक्त जो गैमीट्स बने थे, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस वीडियो हम ये जानते हैं कि ये जो 4 डॉटर सेल्स हैं ये हमारे पास गैमीट्स हैं, मतलब कि इन दोनों ने मिलकर ये ऑफस्प्रिंग बनानी है। एग्जैक्टली यानी कि ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं होगा, ये एक पूरा रेगुलेटेड और एक पूरा एक लॉजिकल प्रोसेस होगा। तो बेटा यहाँ पर अगर आप लोग ये डायग्राम देखें, ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ है ह्यूमन कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप, यानी कि ह्यूमंस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमने यहाँ पर इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये ओवरऑल कितने 46 क्रोमोसोम्स। नाउ कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की टाइपिंग, न्यूक्लियस के अंदर टाइपिंग। तो बेसिकली कैरियोटाइप कहते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी उसका जीनोम है उसको आप लोग एक सेगमेंट वाइज रख दें एक ऑर्डर के अंदर, और अगर वो इंसान का हो वो न्यूक्लियस यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल, तो हम लोग उसको ह्यूमन कैरियोटाइप कहते हैं। तो किसी भी कैरियोटाइप में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक खास ऑर्डर में रख दिया जाता है। अगर वो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं, मतलब कि अगर वो कैरियोटाइप किसी हायर एनिमल का है तो वो आप लोग इस तरह से उसको क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इस पिक्चर को गौर से देखते हैं। अगर आप लोग इस पूरी पिक्चर को देखें तो आपको 46 की नंबरिंग नजर नहीं आएगी, बल्कि आपको ये 1 2 यानी कि 2 क्रोमोसोम्स को हम लोग एक साथ रख देते हैं। ठीक है, और उन दोनों को एक पेयर काउंट करते हैं, यानी कि एक पेयर, 2 पेयर, 3 4 5, इस तरह से 18 19 20 21 22, ठीक है, और 23, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम के। और एक पेयर में कितने क्रोमोसोम हैं? 2। तो अगर 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 23 पेयर्स हैं और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो कितने हुए? 46 क्रोमोसोम्स। तो ये आपके पास ओवरऑल 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन इसमें जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप लोग देखें तो एक क्रोमोसोम का पेयर है और वो जो पेयर है वो एग्जैक्टली एक जैसा है। फर्स्ट पेयर भी, सेकंड पेयर भी, थर्ड पेयर भी, फोर्थ पेयर भी, फिफ्थ पेयर भी, सिक्स भी, और इस तरह से जितने भी पेयर्स हैं सिवाय सेक्स क्रोमोसोम्स के, ठीक है, इनके अलावा सारे के सारे पेयर्स बिल्कुल एक जैसे हैं।
अब इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है और जो जानने की है वो ये है कि हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम आपके पास उस ऑफस्प्रिंग की यानी कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदर से आया होता है, ठीक है, और जो दूसरा क्रोमोसोम होता है वो उस ऑफस्प्रिंग के एग्जैक्टली फादर से आया होता। अगर आप लोग ऊपर देखें 23 क्रोमोसोम ये रहे और 23 क्रोमोसोम ये रहे, मतलब कि ये वाले जो 23 हैं ये आपके पास पेरेंट 1 से आए और ये वाले जो 23 हैं ये आपके पास पेरेंट 2 से आए। तो यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम लोग इसको मदर कहते हैं, मदर, और इसको फादर कहते हैं, ठीक है, तो इस मदर से ये 23 आए और उस फादर से आपके पास ये 23 आए। तो मतलब एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम के पेयर की सूरत में होते हैं और उस पेयर में, उस जोड़े में एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक क्रोमोसोम फादर से आता है, और जब वो मिलते हैं तो आपके पास ओवरऑल कितने क्रोमोसोम बन जाते हैं? 46, क्योंकि 23 आपके पास एक पेरेंट से है, 23 दूसरे पेरेंट से। जब वो दोनों मिलेंगे तो ओवरऑल आपके पास 23 क्रोमोसोम के पेयर बन जाएंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। अच्छा, अब ये जो आपके पास 23 क्रोमोसोम के पेयर हैं इनको हमने 22 और 1 के सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि आपके पास यहाँ पर आप लोग देखें 22 क्रोमोसोम ये रहे और एक पेयर आपके पास ये रहा, यानी कि 23rd पेयर आपके पास ये रहा। तो जो आपके पास फर्स्ट पेयर से लेकर 22nd पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसको आप लोग कहते हैं कि वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, और जो 23rd पेयर होता है उसको आप लोग कहते हैं कि वो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स है, यानी कि किसी भी ह्यूमन का जो जेंडर है वो उसके 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि वो मेल है या वो फीमेल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहा होगा एक्स, यानी कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम है दिस वन, ये आपके पास एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये जो छोटा वाला है ये वाई क्रोमोसोम है, और यहाँ पर आपके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है। अगर किसी भी ह्यूमन के अंदर, उसके सारे के सारे सेल्स के अंदर जो आपके पास 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर वो एक्स वाई होता है तो वो ह्यूमन बींग मेल कहलाता है, ठीक है, और अगर वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है उसका 23rd पे, ठीक है, वो, सॉरी मैंने ईमेल वाला मेल लिख दिया, वो फीमेल कहलाती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करनी ज़रूरी है। आई नो कि आपको थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही होगी, आप लोग शायद ये सवाल अपने आप से पूछें कि बेसिकली ये एक्स और वाई क्रोमोसोम हैं क्या, ठीक है, मतलब कि क्यों 23rd पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम है उनको हम लोग नाम दे रहे हैं। बिकॉज अगर आप ऊपर देखें तो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम से लेकर 22nd पेयर तक जितने भी क्रोमोसोम हैं उनको हम लोग सिंपली ये कह रहे हैं कि आइदर दे आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जब बात 23rd पेयर की आती है तो उसके अंदर जितने भी आपके पास क्रोमोसोम हैं उनको आप लोग नाम देते हैं, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। बेसिकली नाम क्यों दिए जाते हैं? तो वो नाम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अगर आप बाकी क्रोमोसोम्स को देखें फर्स्ट पेयर से लेकर 22nd तक, तो उनका अगर आप सिंपली ये कहते हैं कि ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, या फिर ये फिफ्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, या फिर ये 10th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये कहने के बाद जो सुनने वाला है वो समझ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात 23rd पेयर की आती है तो एज वी नो कि 23rd पेयर मेल और फीमेल के अंदर वेरी करता है। सो अगर आप सिंपली ये कहते हैं कि भाई मैं बात कर रहा हूँ 23rd पेयर की, यानी कि 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम की, तो सामने सुनने वाला आपसे पूछेगा कि भैया ये मेल के हैं या फीमेल के हैं, मतलब कि उसके अंदर कौन से हैं, मतलब व्हाट आर द क्रोमोसोम इन 23rd पेयर। सो चूंकि ये मेल और फीमेल के अंदर वेरी करते हैं, दैट्स वाई हम लोग इन क्रोमोसोम को नाम देते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम क्या है? नाम है और कुछ नहीं है। वाई क्रोमोसोम क्या है? नाम है और कुछ नहीं है। ये भी बाकी क्रोमोसोम की तरह जीन बेयरिंग मटेरियल है, मतलब कि ये भी डीएनए से बने हैं, एग्जैक्टली सेम है, बस चूंकि ये वेरी करते हैं मेल और फीमेल के अंदर, सो दैट्स वाई हम लोग इसको नाम देते हैं कि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। अच्छा, इसको नाम एक्स और वाई ही क्यों दिया गया, ये भी एक सवाल हो सकते हैं ना। सो बेसिकली जब हिस्ट्री के अंदर पहली मरतबा 1851 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने पहली मरतबा इसको डिस्कवर किया, सो बाकी जितने भी क्रोमोसोम थे उनका कोई ना कोई पेयर था। बिकॉज एज वी नो कि जितने भी क्रोमोसोम है फर्स्ट पेयर से लेकर 22nd तक उनके एक दूसरे एडजेसेंट क्रोमोसोम है, मतलब कि उनका एक दूसरा मिलता जुलता क्रोमोसोम है। लेकिन जब बात 23rd पेयर की आती है, ठीक है, मेल्स के अंदर, तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। सो चूंकि उनको कि दूसरा मिलता जुलता क्रोमोसोम नहीं मिल रहा था, सो दैट्स वाई उनको इसकी समझ नहीं आई कि ये एक्स क्रोमोसोम क्या है। सो उन्होंने इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर
क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ये बिल्कुल मैथ की तरह, मैथ में हम लोग क्या करते हैं ना कि जब अक्सर कोई चीज़, कोई वेरिएबल समझना आए तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सो दैट्स वाई उसको एक्स का नाम दे दिया गया। और इसी तरह से जब वाई डिस्कवर हुआ तो वो भी समझ नहीं आया, तो चूंकि एक्स के बाद जो अल्फ़ाबेटिक जो सीक्वेंस है एक्स के बाद वाई आता है, सो उसको वाई का नाम दे दिया गया। सो बात सम अप करता हूँ मैं, और बात ये है कि ये जो एक्स और वाई हैं ये सिंपली क्रोमोसोम के नाम हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चूंकि ये वेरी करते हैं मेल और फीमेल के अंदर, इसलिए हमने उनको नाम दे दिया गया है, दैट्स इट। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये एक्स और वाई का जो एक्चुअल कंसेप्ट है ये समझ आया होगा। अब लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। अब आपको पता लगा कि हाउ डज इट डिसाइड्स, यानी कि हम ये जानते हैं कि वट एवर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, ठीक है, उसका जो कुछ भी उसका फिजिकल कैरेक्टर वट एवर इट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय इट्स जीनोम। तो मेल और फीमेल किस तरह से डिसाइड होते हैं? वो डिसाइड होते हैं कि उनके 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम कौन सा है। अगर वो एक्स वाई है तो वो मेल होगा, मतलब लड़का होगा। अगर वो एक्स एक्स है तो वो आपके पास फीमेल होगा। अच्छा, आई नो कि थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना सिंपल रख सकूँ उतना रखूँ ताकि आपको समझ आए, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो आपके पास मियोसिस के ज़रिए से जो गैमीट्स बने, यानी कि मियोसिस के जो डॉटर सेल्स होते हैं, यानी कि मियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से जब एक सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड करता है तो उन डॉटर सेल्स को हम लोग कहते हैं, यानी कि ईच ऑफ द डॉटर सेल वी कॉल दैट, कि वो आपके पास, लेट मी इरेज दैट, फिर मैं उसका नाम लिखता हूँ। क्या आप जानते हैं उस एक डॉटर सेल को हम लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली गैमीट, 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 ठीक है। अच्छा, जितने भी गैमीट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ होता है अपने पेरेंट का, तो हम लोग कहते हैं कि दे आर हेप्लॉइड सेल, दे आर हेप्लॉइड, ठीक है। और उनके मुकाबले में जो उनके पेरेंट होते हैं, ठीक है, उनके जो पेरेंट होते हैं दे आर डिप्लॉइड, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, यानी कि गैमीट्स के मुकाबले में पेरेंट के अंदर डबल क्रोमोसोम होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिप्लॉइड। यहां से आप लोग डिप्लॉइड याद रख सकते हैं। अच्छा, प्लॉइड मींस क्रोमोसोम, ये जो प्लॉइड है इसको आप लोग यूं समझ सकते हैं, एग्जैक्टली इसका ये मतलब नहीं है, बट समहाउ इनडायरेक्टली इट मींस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर किसी भी सेल के अंदर पेयर्स हो किसके? क्रोमोसोम के, तो हम लोग क्या कहेंगे? डिप्लॉइड, यानी कि पेयर, टू, टू, यानी कि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर किसी भी सेल के अंदर पेयर के अंदर क्रोमोसोम होंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि वो डिप्लॉइड है। और ऑन द अदर हैंड अगर उसके अंदर क्रोमोसोम हाफ है, ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड। अच्छा, आप लोग जो आपके पास गैमीट्स हैं उसको यूं कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप इन सब में से, यानी कि फर्स्ट पेयर में से, सेकंड में से, तमाम पेयर में से एक एक क्रोमोसोम निकाल दें और सिर्फ एक एक रहने दें, तो उस तरह से आपके पास गैमीट्स का कैरियोटाइप बन जाएगा, समझे। और जब 2 गैमीट्स मिलते हैं, एक डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग का सेल है वो बनता है। याद रखिएगा, क्योंकि ऑफस्प्रिंग के अंदर भी जो आपके पास क्रोमोसोम हैं वो डबल हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू गैमीट, तो ये भी क्या होगा? ये भी आपके पास डिप्लॉइड होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं एक पेयर को कंसीडर करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं पेयर नंबर 10 को कंसीडर करता हूं, ठीक है, एंड एज वी नो कि इसके अंदर मेरे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं बिकॉज पेयर है, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए ये क्रोमोसोम कहलाएंगे कि ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगेन रिपीट करता हूं कि एज वी नो कि हमारे पास जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में होते हैं, और एक पेयर में जो एक क्रोमोसोम है, मतलब कि जो ये वाला क्रोमोसोम है ये इसके लिए, और जो ये वाला क्रोमोसोम है ये इसके लिए, क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है। अब होमोलोगस का मतलब क्या है? देखें, द वर्ड होमो, होमो मीन्स सेम, सेम, और लोगस, लोगस मीन्स लोकेशन और लोकाय, लोकाय कहते हैं कि किसी भी जीन की लोकेशन। अब जीन क्या है ये आप लोग 10th में देखेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसे क्रोमोसोम्स
जिनकी सेम लोकेशन के ऊपर सेम किस्म की जीन प्रेजेंट होती है, उनको आप लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब कि उनकी तमाम की तमाम लोकेशन, लोकाई क्या है, लोकाई असल में किसी भी जीन की लोकेशन को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो जीन यहाँ पर है, 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 और अगर दो क्रोमोसोम के अंदर हर लोकेशन पे सेम जीन प्रेजेंट हो तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको आप लोग यूँ समझ सकते हैं कि अगर दो जुड़वा भाई हैं, दो जुड़वा भाई हैं, तो मैं कहता हूं कि एक का नाम है अली, एक का नाम है उमर। मैं कहता हूं उमर अली से मिलता है और अली उमर से मिलता है, तो ये जो मिलता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यानी कि इसके लिए ये होमोलोगस है, यानी कि इसके लिए ये सिमिलर है और इसके लिए ये सिमिलर है। समझे कि होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है। होमोलोगस अगेन याद रखिएगा, सेम लोकेशन, ठीक है। अब ये बात भी हो गई। अगेन मैं रिवाइंड करता हूँ कि ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि ये जो आप लोग देख सकते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप, इसके अंदर ह्यूमंस के अंदर एज वी नो के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम 23 के पेयर में होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और एक पेयर में दो क्रोमोसोम हैं। 23 पेयर हैं और अगर एक पेयर में दो क्रोमोसोम है, ओवरऑल 46 क्रोमोसोम। उस 23 पेयर में से एक क्रोमोसोम मदर से आता है और एक क्रोमोसोम आपके पास फादर से आता है, और जब मिलते हैं तो ओवरऑल आपके पास 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर तमाम डिस्कशन हो गई, यहां पर ये वाली बात रह गई। देखें, सेक्स क्रोमोसोम या तो ये हो सकता है, मतलब कि जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, याद रखिए ये जोम्स हैं। मैं अगर जूम करूं, ये जोम्स हैं, यस जोम्स, यानी कि दो क्रोमोसोम, यानी कि ये पेयर है, ठीक है। तो जो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम है वो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। 23 ये और ये, और मीन्स या ये। अगर ये होगा यानी कि अगर कुछ ऐसा है कि ये नहीं है और ये है तो मीन्स वो मेल है, और अगर ये है, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड ये नहीं है तो मतलब कि वो फीमेल है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको करने के बाद जो है वो हम टाइम फिश करते हैं और हम लोग बुक की तरफ बढ़ते हैं। वो बात ये है कि अब फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि जो आपके पास लेट मी टेक द रेजर, जो आपके पास ये जो कैरियोटाइप है ये किसी मेल का है, मेल का है, यानी कि ये नहीं है, ठीक है। जब इस सेल से ये आपके पास क्या है, मतलब कि ये जो कैरियोटाइप है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, मतलब कि ये डिप्लॉयड है। तो जब इस डिप्लॉयड सेल से जो गेमीट्स बनेंगे तो हमें ये पता है कि गेमीट्स बनने के टाइम पर 46 क्रोमोसोम 23 के पेयर में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कि ये जो आप कैरियोटाइप देख रहे हैं ये एक ह्यूमन सेल का है, ठीक है, और ये मेल है, ठीक है, ये मर्द है, ठीक है। जब इससे गैमीट्स बनेंगे तो हमें बताया कि 46 क्रोमोसोम का अगर एक पेरेंट सेल है तो जब वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो 46 क्रोमोसोम 23 पेयर के 4 डिफरेंट पेयर्स के अंदर, 4 डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। तो इट मींस दैट कि ये जो ओवरऑल 23 पेयर हैं, इन पेयर में से एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल के अंदर जाएगा, मींस एक गैमीट के अंदर जाएगा, और जो दूसरा पेयर है यानी कि दूसरा पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक में गया, ये दूसरे में गया, ये एक में गया, ये दूसरे में गया। इस तरह से हर एक पेयर से एक क्रोमोसोम एक गैमीट के अंदर जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट के अंदर जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अगर एक में गया, दूसरा दूसरे में गया, तो फिर जो बाकी दो बचे उसमें क्या गया। तो याद रखें कि जब ये सेल डिवीजन होती है यानी कि मियोसिस से पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब कि ये जो आप लोग सिंगल फॉर्म में देख रहे हैं ना, इसकी डुप्लीकेशन होने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर आप यहां देखें तो यहां आपके पास 1 2 3 4, सही है। तो इट मीन्स कि यहां पर ये जो आपके पास 4 डिफरेंट क्रोमोसोम हैं ये 4 डिफरेंट डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन मतलब ये है कि जो आपके पास 23 क्रोमोसोम का पेयर होगा, ठीक है, वो टूट जाएगा, यानी कि हर पेयर टूट जाएगा और एक क्रोमोसोम एक गैमीट के अंदर, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट के अंदर। बात सब सही है, लेकिन जब बात सेक्स क्रोमोसोम पे आएगी तो यहां से जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल एज वी नो कि हमने यहाँ पर फीमेल को यानी कि काट दिया था और हमने ये सपोज किया था कि ये किसी मेल का सेल है। तो जब ये वाला पेयर डिवाइड होगा तो एक गैमीट ऐसा बनेगा जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है, और एक गैमीट ऐसा बनेगा जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। समझे, मतलब कि एज वी नो कि ये जितने भी 23 पेयर्स हैं ये सब के सब हाफ हाफ हो जाएंगे। लेकिन जब सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर यानी कि 23rd पेयर विच इज मेड अप ऑफ एक्स वाई, याद रखिए कि ये आपस में होमोलोगस नहीं है, ये सब के सब आपस में होमोलोगस थे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और आ गई कि ये सब के सब यानी कि 1 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, अब यहां से लेकर 22nd
और फिर अगर फीमेल भी है तो फीमेल का 23rd भी आपस में होमोलोगस है, बिकॉज ये सब क्रोमोसोम यानी कि जो पेयर हैं ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई है, ये होमोलोगस नहीं है। ये क्या होंगे? ये होमो मीन्स सेम यानी कि सेम लोकेशन, हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। या तो ये जो दो क्रोमोसोम है ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? हेट्रोलोगस। आई होप सो कि ये आपको समझ आया होगा, ये मैंने मिस कर दिया था ऊपर। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि जब ये जो 46 क्रोमोसोम हाफ हाफ के पेयर में टूटेंगे, तो जब ये 23rd क्रोमोसोम वाला पेयर टूटेगा तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये किसी एक गेमीट में जाएगा और ये जो वाई क्रोमोसोम है ये किसी एक गेमीट में जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो आपके पास 4 गेमीट्स बनेंगे इस पेरेंट सेल के जो है वो मियोसिस के बाद, उसके अंदर होगा ये कि हाफ ऑफ द गेमीट्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम है और हाफ ऑफ द गेमीट के अंदर वाई क्रोमोसोम है। मतलब कि जो 23rd क्रोमोसोम था वो हाफ ऑफ द गेमीट्स के अंदर क्या होगा? वो वाई होगा और हाफ ऑफ द गेमीट के अंदर आपके पास एक्स होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब फीमेल में मियोसिस होती है तो उसके अंदर जो जितने भी सारे गेमीट्स बनते हैं 4 बनते हैं ना, बिकॉज एक सेल के डिवाइड होने के बाद 4 गेमीट्स बनते हैं मियोसिस में, तो हर एक सेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा। अच्छा, इसके अंदर वाई कैसे आए? मतलब कि ये मेल अगर गेमीट होंगे तो हाफ ऑफ द मेल गेमीट आर वाई एंड हाफ ऑफ द मेल गेमीट आर एक्स, लेकिन फीमेल के केस में ऑल गेमीट्स हैव एक्स क्रोमोसोम इन देयर 23rd क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर दोनों एक्स हैं और मेल के अंदर एक एक्स है एक वाई है, दैट्स वाई हाफ के अंदर वाई आ गया और हाफ के अंदर एक्स आ गया। बड़ी सिंपल सी बात है ना? लेकिन बात मजे की ये है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मेल गेमीट्स थे और ये आपके पास फीमेल गेमीट थे, तो अब बताइए कि अगर मैं इन दोनों गेमीट्स को मिलाऊं, ठीक है, तो मैं कितने किस्म के नए गेमीट्स बना सकता हूं? यानी कि कितने किस्म के ऐसे गेमीट्स होंगे जिनके अंदर डिफरेंट किस्म के 23rd पेयर क्रोमोसोम बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि अगर मैं मैं इसको नंबर देता हूँ 1 2 3 4, इसी तरह से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारी सोसाइटी का आपके सामने आएगा, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं 1 और 1 डैश को मिलाता हूँ, 1 और 1 डैश एक्स एक्स, ठीक है। यानी कि 1 और 1 डैश को मिलाने के बाद जो 23rd पेयर था, याद रखिए बाकी तो सारे सेम होंगे, लेकिन जो 23rd पेयर होगा 1 और 1 डैश को मिलाने के बाद, यानी कि फर्स्ट गेमीट ऑफ मेल एंड फर्स्ट डैश गेमीट ऑफ फीमेल को मिलाने के बाद जो 23rd पेयर होगा उसके अंदर एक्स एक्स आ रहा है। अगर सेकंड और सेकंड डैश को मिलाने के बाद देखें तो यहाँ पर भी एक्स एक्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। ये कैसे आया? ये सेकंड और सेकंड डैश। इसी तरह से नीचे आए तो थर्ड में क्या है? थर्ड में वाई है, बिकॉज हमें पता है ना कि गेमिट्स बनने के बाद क्या होता है? गेमिट्स बनने के बाद गेमिट्स मिलते हैं और ऑफस्प्रिंग बनती है, तो दैट्स वाई हम मिला रहे हैं और मिला के ये देख रहे हैं कि मेल्स और फीमेल्स कैसे बनते हैं और ऑफस्प्रिंग मेल होगी या फीमेल होगी ये कौन डिसाइड करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर बच्चा होता है तो वो बच्चा मेल होता है या फीमेल होता है, ये किसके हाथ में? ये कौन डिसाइड करता है? तो अगर थर्ड को और थर्ड डैश को मिलाएं तो क्या बनता है? यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो बनेगा एक्स वाई, ठीक है। और इस तरह से 4 और 4 डैश को मिलाएं तो क्या बनेगा? तो बनेगा यहाँ पर भी एक्स वाई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये चारों के चारों, मतलब कि ये 4 गेमीट्स और ये 4 गेमीट्स जब एक सीक्वेंस में आपस में मिले तो आपके पास 4 डिफरेंट ऑफस्प्रिंग बनी। 2 उनमें से फीमेल थी, बिकॉज हमें पता है कि अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा, और 2 उनमें से मेल थे। यानी कि अगर एक कपल की शादी होती है तो 50% चांस है कि उनके यहाँ बेटा होगा और 50% चांस है कि उनके यहाँ बेटी होगी, बिकॉज हम लोग यहाँ देखते हैं ना कि यहाँ पर 50% मेल्स हैं और 50% फीमेल्स हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि किसके हाथ में है? कौन डिसाइड करता है कि बेबी का जेंडर क्या होगा? मर्द होगा या औरत होगी? बेटा होगा या बेटी होगी? तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो मेल को बनने के लिए क्या जरूरत है? एक्स और वाई। और वाई किसके पास है? किसके पास है? गौर से देखें, मेल के पास। यानी कि ऑफस्प्रिंग मेल होगी या फीमेल होगी, ये डिपेंड करता है कि मेल गेमीट से, यानी कि मेल की तरफ से एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है। अगर एक्स आ रहा हुआ तो फीमेल बनेगी, बिकॉज जो मदर है वो सिर्फ एक क्रोमोसोम देख सकती है और वो कौन सा है? वो एक्स है। लेकिन जो मेल है वो आपके पास एक्स भी दे सकता है और वाई भी दे सकता है।
ठीक है, अगर उसने एक्स दिया तो फीमेल बनेगी, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो बेटी होगी। और अगर उसने वाई गैमीट दिया, यानी कि ऐसा गैमीट दिया जिसके अंदर 23rd क्रोमोसोम आपके पास वाई हुआ, तो आपके पास मेल बनेगा। तो ये याद रखिए कि अगर किसी के यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो ये टोटली डिपेंड करता है मेल के ऊपर। और हमें पता है कि अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर बेटियों के पैदा होने के ऊपर कैसा समझा जाता है। तो ये ओवरऑल जो हमारी डिस्कशन थी ये इस बात पे थी कि वी हैव टू नो दैट के ये मेल के हाथ में होता है, यानी कि मेल डिसाइड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो मर्द होगा या औरत होगी। डिसाइड मेल करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अक्सर औरतों को ये ताना सुनने को मिलता है। मैं उस तरफ जा नहीं रहा बात करने के लिए, लेकिन आई एम श्योर आप में से बहुत सारे समझदार बच्चे मेरे को सुन रहे होंगे। तो यहाँ मैंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि इसमें औरत की कोई गलती नहीं होती। वैसे बेटियां होना कोई गलती बात थोड़ी है, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स आर सेम, ये बहुत पुरानी और घटिया बात है, दकीन उसी बात जो कि अक्सर हम लोग अपनी सोसाइटी में सुनते हैं, मतलब कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं मेल्स और फीमेल के अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना एक मेल कर सकता है, जितना एक मर्द आजकल के माशरे में, आजकल की दुनिया में एफिशिएंट है, या फिर वो जितना कुछ मेल कर सकता है उससे ज़्यादा फीमेल करती हैं, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि हमारी सोसाइटी में एक टेबू है, ठीक है, ये ऐसा होता है कि अक्सर फीमेल्स को इस टॉपिक पे बहुत टॉन्ट किया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता था कि वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल, इट इज़ इन द हैंड ऑफ द मेल। ये मर्द के हाथ में, औरत के हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर हमारी तमाम डिस्कशन, इंपॉर्टेंट वाली डिस्कशन जो कि ज़रूरी थी हमें ताकि हम लोग मियोसिस को समझ सकें, वो कंप्लीट होती है। अब आइए डीप डाइव करते हैं मियोसिस की बुक रीडिंग के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट दैट।